डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये वीडियो लेक्चर 1 है, जो कि CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जो भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी बेसिक टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज होते हैं उनकी बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखें, थर्मोडायनेमिक्स वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। तो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो बेसिकली फ्लो ऑफ हीट के बारे में है। अब हम बेसिक जो साइंस पढ़ते हैं प्रीवियस क्लासेस में, उसमें हम अच्छे से जानते हैं कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो बेसिकली हीट एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, उस पूरी हीट एनर्जी के फ्लो के बारे में, हीट एनर्जी चेंज के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट और हीट चेंजेस ड्यूरिंग द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यानी थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ हीट के बारे में, या हीट फ्लो कैसे होता है। बेसिकली हीट फ्लो का मतलब क्या हुआ? हीट चेंजेस कैसे होते हैं। हीट चेंजेस कहाँ स्टडी करने हैं हमको? ड्यूरिंग वेरियस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं, हम जो भी चेंजेस हमारे चारों तरफ होते हैं हम उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, या फिजिकल प्रोसेसेस या केमिकल प्रोसेसेस जितने भी हैं, उन सभी में जो हीट चेंजेस होता है, हीट का फ्लो होता है, उसका स्टडी ही हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। राइट। अब हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं। सबसे पहला और जो सबसे इंटरेस्टिंग और जो सबसे बेसिक बात है वो है सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? देखो, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स आपको यूनिवर्स का कोई ना कोई पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो यूनिवर्स का पार्ट आप सेलेक्ट कर लोगे, चाहे वो एक मैच बॉक्स हो, चाहे कोई क्यूबिकल बॉक्स हो, चाहे एक रूम हो, चाहे पूरा अर्थ हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी आपने थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए प्लेस, पार्ट यूनिवर्स का सेलेक्ट किया है, उसको सिस्टम कहते हैं। तो हम क्या कह देंगे? सिस्टम क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज सेलेक्टेड फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए यूनिवर्स का जो पार्ट सेलेक्ट किया जाता है उसको हम सिस्टम कहते हैं। राइट। अब आगे देखिए, सेकेंड पार्ट है सराउंडिंग। सेकेंड जो बेसिक टर्म जिसकी हम बात करने वाले हैं वो क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब ये हो गया कि यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम के अलावा है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए जिस पार्ट को सेलेक्ट किया गया है यूनिवर्स के, उसको तो सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम के अलावा जो पार्ट यूनिवर्स का बच गया वो है सराउंडिंग। राइट। तो हम क्या कह देंगे? इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सराउंडिंग, अदर देन सिस्टम। राइट। इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम के अलावा है वो सारा क्या है? सराउंडिंग। तो बेसिकली ये बात कह दें कि यूनिवर्स में दो चीज़ें हो गई, एक सिस्टम, एक सराउंडिंग। तो यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के लिए आपने सेलेक्ट किया है। और सराउंडिंग क्या है? यूनिवर्स का सिस्टम के अलावा जो पीछे बचा पोर्शन होगा वो कहलाएगा सराउंडिंग। ओके। तो यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं थर्ड बेसिक टर्म की, जिसका नाम है बाउंड्री। अब ये कोई क्रिकेट मैच वाली बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे मीनिंग वैसा ही है बाउंड्री के जैसा ही। क्रिकेट मैच में जैसे आप बाउंड्री किसे कहते हैं? जहाँ पे जो आपका क्रिकेट का फील्ड है वो खत्म हो गया, एंड हो गया। अब उसके पार अगर कोई बैट्समैन रन स्कोर करता है तो 4 या 6 डिक्लेयर करता है एम्पायर। तो वैसे ही बाउंड्री कुछ इस तरह से रिलेट होना चाहिए कि कोई लिमिटिंग वाला पार्ट होगा। राइट। तो सिस्टम और सराउंडिंग, हमारे पास यूनिवर्स के दो पार्ट हैं, एक है सिस्टम, एक है सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है वो कहलाता है बाउंड्री। एक ऐसी वॉल, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सेपरेटिंग प्लेस, सेपरेटिंग वॉल जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर देगा वो क्या कहलाएगा? बाउंड्री। तो हम क्या कह देंगे? बाउंड्री क्या है? इट इज द सेपरेटिंग वॉल
प्रेजेंट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम जो कि आपने सेलेक्ट कर रखा है, सराउंडिंग जो उसके अलावा पार्ट है, उनके बीच में जो सेपरेटिंग वॉल प्रेजेंट है उसको बाउंड्री कहते हैं। अब ये बाउंड्री कई प्रकार की हो सकती है। जैसे हम बात करें, बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री रियल हो, दिखे आपको, आंखों से आप उसे देख सकते हो, फील कर सकते हो, तो टच कर सकते हो, वो हो गया रियल बाउंड्री। ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इमेजिनरी बाउंड्री हो, एक काल्पनिक बाउंड्री हो, एक्चुअल में बाउंड्री हो ही नहीं, राइट। और आपको ऐसा इमेजिन करना हो कि यहाँ ऐसी बाउंड्री हो सकती है, तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। सेकेंड, अगर हम बात करें, बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है और फ्लैक्सिबल भी हो सकती है। रिजिड का मतलब कोई वॉल हो गया जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में प्रेजेंट है, और फ्लैक्सिबल का मतलब आपने कोई कर्टेन लगा दिया है, कोई क्लोथ लगा दिया है, कोई ऐसा फ्लैक्सिबल सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला फ्लैक्सिबल वॉल टाइप कुछ बना दिया, तो वो हो गया फ्लैक्सिबल बाउंड्री। बाउंड्री कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। कंडक्टिंग मतलब जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हो, और नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग मतलब जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो, राइट। तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली बाउंड्री या तो रियल होगी या इमेजिनरी होगी, या रिजिड होगी या फ्लैक्सिबल होगी, या कंडक्टिंग होगी या इंसुलेटिंग होगी, राइट। अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ बेसिक टर्म की, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सिस्टम। जो हमने सिस्टम सेलेक्ट किया है, यूनिवर्स का वो पार्ट जो हमने सेलेक्ट किया है थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के लिए, जिसको हम सिस्टम बोल रहे हैं, उस सिस्टम के भी तो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं कि हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट। तो सिस्टम को क्लासिफाई करने का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। तो जैसे हम यहाँ पे दो क्राइटेरिया की बात करते हैं कि मैटर और एनर्जी, दो हमने क्या बेसिस बनाया, मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज कैसा होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इसकी बेसिस पर सिस्टम थ्री टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सिस्टम्स का टाइप जानने के लिए आपने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया, एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया, जो कि है एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। किसके बीच में एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी होगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो हम क्या कह देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज कैसा होता है, उसकी बेसिस पे थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से। पहला है हमारे पास एग्जाम्पल ओपन सिस्टम का। ओपन सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है, जो ओपन है, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर पॉसिबल होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। तो हम क्या कह देंगे, इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग। यानी ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सकता है, उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। अब जब वो मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सकता है कोई सिस्टम, तो उस सिस्टम में बाउंड्री तो होनी नहीं चाहिए, और जब बाउंड्री होगी नहीं तो हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम हैव इमेजिनरी बाउंड्री। एक तरह से बाउंड्री है तो कैसी है, इमेजिनरी है, रियल बाउंड्री नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ओपन वेसल। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डीकम्पोजिशन का स्टडी करें, ओपन वेसल में वो करवाएं, तो ओपन वेसल आपने लिया है तो क्या होगा, जो भी मैटर है और एनर्जी है दोनों का ट्रांसफर वहाँ पे पॉसिबल होगा। तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हीट किया, हीट करने से उसका थर्मल डीकम्पोजिशन हो गया, वहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना और CO2 गैस बनी। अब क्योंकि आपका वेसल कैसा था, ओपन था, तो CO2 गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका थर्मल डीकम्पोजिशन कैसे होगा, जब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मतलब एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ रही है, और यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो मैटर का एक्सचेंज भी हो रहा है और हीट का एक्सचेंज भी हो रहा है। हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है थर्मल डीकम्पोजिशन के लिए, और CO2 गैस रिलीज हो रही है। और वेसल कैसा है, ओपन, तो बाउंड्री जैसी कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं। तो डीकम्पोजिशन ऑफ, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ओपन वेसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बी, क्लोज सिस्टम की।
क्लोज सिस्टम में क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लोज हो गई हैं। अब वो कौन सी चीज़ क्लोज हो गई है? तो देखो, मैटर जो होता है, अगर आपने कोई रिएक्शन क्लोज कंटेनर में करवाई, तो क्लोज कंटेनर में कहने का मतलब हुआ कि वहाँ जो रिएक्शन है, उसके कंपोनेंट्स हैं, वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकते। तो जब मैटर का इंटरेक्शन रुक गया है, तब हम क्या बोलेंगे कि वो क्लोज सिस्टम है। लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज अभी भी पॉसिबल हो रहा है। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा? इट कैन एक्सचेंज द एनर्जी बट नॉट द मैटर विद द सराउंडिंग्स। एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज तो कर सकता है, बट मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकता, उसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो क्लोज सिस्टम की खास बात क्या हो गई कि एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा, एनर्जी का लेन देन होगा सराउंडिंग के साथ, बट मैटर का लेन देन सराउंडिंग के साथ नहीं होगा। अब जब मैटर का लेन देन नहीं होगा, इसका मतलब इस बार बाउंड्री है, इस बार सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक सेपरेटिंग वॉल है, रियल बाउंड्री वहां पे प्रेजेंट है। लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो पा रहा है, मतलब बाउंड्री इंसुलेटिंग तो नहीं है। बाउंड्री कैसी है भी सही और कंडक्टिंग है। तो हम क्या कह देंगे कि क्लोज सिस्टम जो कि एनर्जी का एक्सचेंज करता है बट मैटर का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं करता है, इसका मतलब कि क्लोज सिस्टम में रियल और कंडक्टिंग बाउंड्री होती है। तो हम क्या कह देंगे? क्लोज सिस्टम हैव रियल एंड कंडक्टिंग बाउंड्री। ओके, फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन क्लोज्ड वेसल। यही रिएक्शन जो आपने थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ओपन वेसल करवाई थी, वही थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अगर आप क्लोज वेसल करवा देते हो, तो अब क्लोज वेसल कराने से क्या होगा? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब तो होगी, लेकिन CO2 गैस रिलीज नहीं होगी। तो थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन क्लोज वेसल जो करवाएंगे, वो क्या होगा? क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। कैसे? तो देखिए जरा ध्यान से। तो एग्जाम्पल देखिए, CaCO3 सॉलिड ऑन हीटिंग गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इस बार आपने क्या किया? थर्मल डीकम्पोजिशन तो इस बार भी हो रहा है, इस बार भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन रहा है और CO2 गैस रिलीज हो रही है। बट ध्यान देखिए, CO2 गैस बन तो रही है बट रिलीज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर कैसा है? क्लोज है। तो हमने इस रिएक्शन को एक बॉक्स के अंदर लिख दिया, जिससे कि समझ में आ जाए कि रिएक्शन कैसी है, क्लोज कंटेनर में है। और क्लोज कंटेनर होने से क्या हुआ? इस बार CO2 गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो पाई, तो मैटर का एक्सचेंज तो यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन था वो तो हुआ है। थर्मल डीकम्पोजिशन के लिए हीट एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हुई है, तो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ है। इसीलिए थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन क्लोज वेसल एक क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने यहाँ पे अभी तक समझाया आपको वो समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड C की, जो कि है आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड टाइप का सिस्टम जो कि कौन है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब इसने पूरी तरह से दरवाजे बंद कर दिए हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में लेन देन पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब इस बार क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों का ही एब्जॉर्प्शन, दोनों का ही एक्सचेंज नहीं करेगा। ना मैटर का लेन देन होगा, ना एनर्जी का लेन देन होगा। ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। और जब दोनों का लेन देन नहीं होगा, तो बाउंड्री रियल भी होगी और नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग भी होगी। तो हम क्या कह देंगे आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में? इट कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग। ये जो सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, ये सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करता है, ना ही मैटर का एक्सचेंज करता है। राइट? तो ना मैटर एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ, ना एनर्जी एक्सचेंज होगी। इट हैव रियल एंड नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। यहाँ बाउंड्री तो है, रियल भी है, लेकिन कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है या इंसुलेटेड है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अ लिक्विड कैप्ट इन थर्मस फ्लास्क फॉर फ्यू आवर्स। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो अपने घरों में हम देखते हैं कि थर्मस फ्लास्क के अंदर कुछ घंटों के लिए जो लिक्विड आपने रखा है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब जैसा है उसका मतलब क्या है? कि अगर आपने ठंडा पानी रखा है उसके अंदर तो ठंडा ही रहेगा।
तो जो गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वो थर्मस फ्लास्क में ठंडा पानी डाल के रखते हैं ताकि वो ठंडा ही रहे। जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वो उस थर्मस फ्लास्क में गर्म पानी डाल के रखते हैं ताकि वो गर्म ही रहे। तो गर्म पानी गर्म रहेगा, ठंडा पानी ठंडा रहेगा कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए। वो थर्मस फ्लास्क के अंदर पड़ा लिक्विड जो है वो ना हीट एक्सचेंज करेगा ना मैटर एक्सचेंज करेगा, वो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने फ्यू आवर्स क्यों लिखा? तो फ्यू आवर्स इसलिए लिखा स्टूडेंट्स कि थर्मस फ्लास्क में आपने लिक्विड डाल दिया, मान लीजिए आपने गर्म लिक्विड डाल दिया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो 10 सालों तक गर्म ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि कुछ घंटों के लिए थर्मस फ्लास्क में रखा लिक्विड एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है। अगर वो ठंडा पानी है तो ठंडा ही रहेगा, हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, हीट रिलीज नहीं करेगा। गर्म पानी है तो गर्म ही रहेगा, हीट रिलीज हीट एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वॉल कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है। रियल बाउंड्री है, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों टाइप के सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको अच्छे से याद हो गए होंगे कि ओपन सिस्टम मतलब हीट और मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। क्लोज सिस्टम मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम जहां मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं फिफ्थ बेसिक टर्म की तरफ जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, हर सिस्टम की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम बेसिकली सिस्टम को ब्रॉड लेवल पे अगर हम देखें, ब्रॉड लेवल पे जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं जितनी भी हैं उनको हम टू ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या कह देंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब आप यूँ कहोगे सिस्टम की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हैं उनको टू ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कौन सी है वो दो कैटेगरीज? तो देखिए ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी सिस्टम की जो कि सिस्टम के अंदर कितनी क्वांटिटी है, कितना मैटर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। यानी कि अगर सिस्टम के अंदर क्वांटिटी कम रखा है मैटर का तो भी ये प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी, और अगर आपने उस सिस्टम का क्वांटिटी बढ़ा दिया, मैटर का क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया, तो भी इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आएगी। तो सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मैटर पे, क्वांटिटी पे, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और द साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड नहीं करती हैं क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर पे, जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो वही रहेगा चाहे सिस्टम के अंदर क्वांटिटी कम है चाहे ज़्यादा है। सेकंड है डेंसिटी। अब जैसे वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगी। चाहे वाटर का आप 1 ml लो तो भी डेंसिटी वही है, चाहे वाटर की 1 लीटर लो तो भी डेंसिटी वही है। इसी तरह से जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी होती है, ये सारे भी जो प्रॉपर्टीज़ हमने बात कही हैं ये सारी की सारी कैसी हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब भी आपसे पूछे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं तो आप कहोगे सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट क्वांटिटी या मैटर पे डिपेंड नहीं करती हैं उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। और कभी स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज़ का एग्जाम्पल लेके पूछ ले तो मोस्टली जो आपके 11th के सिलेबस के अंदर जो टर्म्स आते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया जाता है, उनमें ये सभी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए कि सारी प्रॉपर्टीज़ कौन सी कैटेगरी में आती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, यानी ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करते। ओके, अब आगे देखिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। ये बिल्कुल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का ऑपोजिट है, यानी ये सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट क्वांटिटी या मैटर पे डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर क्वांटिटी बढ़ा दी तो इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर क्वांटिटी कम कर दी तो इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे सिस्टम के अंदर क्वांटिटी या मैटर चेंज करोगे, उसकी क्वांटिटी या मैटर को इम्प्रूव करोगे, चेंज करने की कोशिश करोगे, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए।
These properties of the system depends on the quantity or the size of matter present in the system. सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ जो कि सिस्टम के अंदर क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब आगे देखिए ध्यान से। अब अगर स्पेसिफिकली अगर हम एग्जाम्पल्स के साथ बात करें तो जैसे एग्जाम्पल देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का, मास। अगर क्वांटिटी कम है तो मास की वैल्यू कम है, क्वांटिटी ज़्यादा है तो मास की वैल्यू ज़्यादा है। नंबर ऑफ मोल्स, क्वांटिटी कम है तो नंबर ऑफ मोल्स किसी सब्सटेंस के कम आएंगे, क्वांटिटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आएंगे। इसी तरह से वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अगर क्वांटिटी कम है तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कम आएगी, और अगर क्वांटिटी बढ़ा दी है तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल बात ध्यान देनी है जो स्पेशल नोट के तौर पे हमने बात कही है। पहला स्पेशल नोट क्या कहा है, ध्यान से देखिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विच आर डिफाइंड फॉर यूनिटी बिकम्स यूनिटी। बिकम्स यहाँ पे यूनिटी नहीं होगा, बिकम्स इंटेंसिव, राइट। यहाँ पे इंटेंसिव हम कहना चाह रहे हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विच आर डिफाइंड फॉर यूनिटी बिकम्स इंटेंसिव। मतलब एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको आपने किसी वन के लिए, यूनिटी के लिए डिफाइन किया है तो वो क्या बन गया, इंटेंसिव। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना स्टूडेंट्स, ये यूनिटी नहीं लिखा है, ये है इंटेंसिव। यानी ऐसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो यूनिटी के लिए डिफाइन किया है वो इंटेंसिव बन जाती है। कैसे, तो ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट व्हेन डिफाइंड फॉर वन मोल इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी। यानी हीट कैपेसिटी तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसी हीट कैपेसिटी को जब वन मोल के लिए डिफाइन किया जाता है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, और उसका क्या कहलाता है नाम, मोलर हीट कैपेसिटी, जो वन मोल के लिए है। तो कहना क्या चाह रहे हैं फर्स्ट स्पेशल नोट में कि अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी यूनिटी के लिए, वन के लिए डिफाइन की जाए, एक के लिए डिफाइन की जाए, तो वो क्या बन जाएगी, इंटेंसिव बन जाएगी। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ध्यान से। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं तो वो फिर से किस इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है जिसका नाम क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम क्या कह देंगे, सिमिलरली व्हेन डिफाइंड फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी जब कभी भी आप हीट कैपेसिटी को 1 मोल के लिए डिफाइन करोगे तो वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी, 1 ग्राम के लिए डिफाइन करोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। और मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों के दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, जबकि हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल से फर्स्ट स्पेशल नोट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं सेकेंड स्पेशल नोट की। क्या कह रहा है सेकेंड स्पेशल नोट, द रेशियो और द प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का चाहे आप रेशियो लो, उनको डिवाइड करो, या प्रोडक्ट की बात करो, उनको मल्टीप्लाई करो, तो कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी के इक्वल होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, मास एंड वॉल्यूम आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मास और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। जबकि जो मास और वॉल्यूम का रेशियो है वो डेंसिटी के इक्वल होता है, और डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, मास एंड वॉल्यूम आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, बट the ratio of mass to volume is equal to the density which is an intensive property। जो मास टू वॉल्यूम का रेशियो है वो डेंसिटी के इक्वल है, जो कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं दोनों स्पेशल नोट आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ बेसिक पॉइंट की बात करते हैं जो कि है स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम का स्टेट क्या है। यहाँ पे पहली बात ये समझना, यहाँ पे स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं है। सिस्टम का स्टेट का मतलब है सिस्टम की कंडीशन क्या है। अगर सिस्टम के अंदर जो उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, जो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर वो चेंज नहीं होती हैं तो हम बोलते हैं सिस्टम एक पर्टिकुलर डेफिनेट स्टेट के अंदर प्रेजेंट है।
और अगर उन ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि सिस्टम की स्टेट अब चेंज हो गई है। पहले सिस्टम इनिशियल स्टेट में कुछ और था, प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कुछ और थी, और अब सिस्टम फाइनल स्टेट में आया है, अब वो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और है। तो कहने का मतलब जब ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहे तो सिस्टम का एक फिक्स डेफिनेट स्टेट होता है, और जब ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो सिस्टम का स्टेट भी चेंज हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है स्टेट ऑफ सिस्टम, तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन द observed properties of the system like pressure, volume, temperature, number of moles, etc. remains constant, then the system is considered to be present in definite state। यानी कि जब सिस्टम की ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एट्सेट्रा कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, तो हम ऐसा कहते हैं कि सिस्टम एक डेफिनेट स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट इन डेफिनेट स्टेट। ओके, अब आगे देखिए, आगे क्या कहना चाह रहे हैं, when any of these properties changes the state of the system also changes from initial state to final state। जब ये सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टीज, चाहे आप उसको कह रहे हैं ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, कुछ भी ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, चाहे सारी चेंज हो जाती हैं, चाहे कोई एक चेंज हो जाती है, तो आप ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ सिस्टम भी चेंज हो गया है। पहले इनिशियल स्टेट था, अब फाइनल स्टेट आ गया है। तो कहने का मतलब ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम अगर कांस्टेंट है तो सिस्टम एक डेफिनेट स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, और अगर ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं तो सिस्टम का स्टेट भी चेंज हो जाता है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की ओर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट बेसिक टर्म की, जिसका नाम है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। देखो, सिस्टम में हम कोई ना कोई चेंजेस करते हैं, तो वो जो चेंज सिस्टम में किया गया किसी भी ऑब्जर्व प्रॉपर्टी में, तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई। पहले इनिशियल स्टेट थी, अब फाइनल स्टेट आ गई। तो जो सिस्टम में चेंज किया गया वो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है, उस चेंज को किस पाथ से किया गया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लिया या लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ लिया, उस बात पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है, तो वो कहलाता है स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन हो गया जो सिस्टम में आपने चेंज किया, उसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करता है कि पाथ कौन सा फॉलो किया। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फॉलो किया तो वैल्यू अलग आ रही है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ फॉलो किया तो वैल्यू अलग आ रही है। तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी क्या है, पाथ फंक्शन। तो हम इन शॉर्ट कह दें, एक सिंपल ट्रिक से याद रख लें कि अगर सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी उस सिस्टम पे किए गए चेंज को कौन से पाथ से फॉलो किया गया है उसके पाथ पे डिपेंडेंट है, तो पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर पाथ फंक्शन। अगर पाथ डिपेंडेंट नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर स्टेट फंक्शन। क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो दोनों डिपेंड करते हैं, वो तो सिमिलैरिटी हो गई। डिफरेंस क्या हुआ, जो पाथ इंडिपेंडेंट है वो स्टेट फंक्शन, पाथ डिपेंडेंट है वो पाथ फंक्शन। तो आइए जरा आप डेफिनेशन की बात कर लें। State function are those function whose magnitude depend only on the initial and final state of the system, but not on the path followed during the change of state of the system। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, ना कि उस पर डिपेंड करता है किस पर, पाथ फॉलो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम। कि सिस्टम की स्टेट को चेंज करने के दौरान आपने जो पाथ फॉलो किया है उस पर डिपेंड ना करे, और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, गिव्स फ्री एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेट फंक्शन जिनका वैल्यू, जिनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, ना कि जो सिस्टम में स्टेट को चेंज करने के लिए आपने पाथ फॉलो किया है उस पर। ओके, और मैंने क्या तरीका सिखाया, पाथ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, पाथ फंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं।
क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से देखिए, पाथ फंक्शन आर दोज फंक्शन whose magnitude depends not only on the initial and final state of the system but also on the path followed during the change of state of the system. पाथ फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है ना केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, बल्कि डिपेंड करता है पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। यानी ऐसे प्रॉपर्टीज, ऐसे फंक्शन जिनका मैग्नीट्यूड इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के साथ साथ जो सिस्टम पे चेंज किया गया है स्टेट के दौरान, उसमें जो पाथ फॉलो किया गया उस पर भी डिपेंड करे, उसको पाथ फंक्शन कहते हैं। और मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन आर पाथ फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड करता है वो पाथ फंक्शन है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वर्क एंड हीट। वर्क और हीट किसके एग्जाम्पल हैं, पाथ फंक्शन के। अब आप कहोगे कैसे, तो देखिए, मान लीजिए मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो मैं अगर सीधा सीधा चलता हूँ तो मैंने शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लिया तो मेरा वर्क कम होगा, या हीट एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कम होगी। लेकिन अगर मैंने लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ लिया, घूम घूम के फिर होके फिर मैं ए से बी तक गया, तो उस दौरान क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो अलग आएगा। उस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज होगी उसकी वैल्यू अलग आएगी। तो जैसा पाथ फॉलो कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फॉलो हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाने में, उस दौरान वर्क और हीट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो वर्क और हीट की वैल्यू पाथ चेंज होने से चेंज हो रही है, इसका मतलब वर्क और हीट पाथ डिपेंडेंट वैल्यूज हैं, पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, और वो क्या हैं, पाथ फंक्शन है। ठीक है, अब आगे देखिए वर्क। नेक्स्ट जो बेसिक टर्म जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है वर्क। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल w से। क्या होता है ये, इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू एंड फ्रो फ्रॉम द सिस्टम। तो अगर हम कहें कि सिस्टम को कभी एनर्जी ट्रांसफ़र करना है और उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है तो हीट एनर्जी के फॉर्म में होगा। लेकिन एक जनरल बात करें जहाँ टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया गया है और सिस्टम को फिर भी एनर्जी ट्रांसफ़र करना है टू एंड फ्रो, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग एनर्जी जा रही है या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी आ रही है, दोनों ही जो टू एंड फ्रो एनर्जी ट्रांसफ़र का तरीका है सिस्टम से वो है वर्क। यानी वर्क के फॉर्म में सिस्टम या तो हीट, मतलब वर्क के फॉर्म में सिस्टम जो है एनर्जी सराउंडिंग को दे भी सकता है कोई सिस्टम, और सराउंडिंग से एनर्जी ले भी सकता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जो कैलकुलेशंस करते हैं उसके लिए जो हमें न्यूमेरिकल फॉर्मूला वर्क का चाहिए होगा कि वर्क कितना किया गया किसी सिस्टम के द्वारा, तो वर्क हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब ये पी एक्सटर्नल क्या है और डेल्टा वी क्या है, तो देखिए ज़रा, डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया। हमेशा आपको पता है चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू पुट कर देंगे तो W क्या आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। डेल्टा V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। V2 क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम, V1 क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ जो P एक्सटर्नल है वो क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। P एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट वर्क किया गया है, राइट। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और W इजिकल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। और वर्क है क्या, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में, सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में जो टू एंड फ्रो सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उसका एक तरीका है, और जहाँ पे टेम्परेचर चेंज की बात नहीं की गई है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क। वर्क का साइन कन्वेंशन क्या होगा, वर्क का साइन क्या होगा, कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा, और कब वर्क जीरो होगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन इट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस एंड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। जब सिस्टम पे वर्क किया जाता है, जब सिस्टम पर वर्क किया जाता है, कौन करेगा, सराउंडिंग करेगा। तो सराउंडिंग के द्वारा जब सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा होने पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और जब जब भी पॉजिटिव वर्क होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव वर्क होने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो अभी हमने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब पॉजिटिव वर्क। कैसे, जरा समझते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 क्या होगा, ज़्यादा, V2 क्या होगा, कम। यही कंडीशन है कॉन्ट्रैक्शन की कि V1 ग्रेटर देन V2 होना चाहिए। तो W क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। हमने फॉर्मूला पुट कर दिया वर्क का। हमको पता है कि V1 ज़्यादा है, V2 कम है। V2 माइनस V1 करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो W क्या आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल, नेगेटिव में कुछ वैल्यू आएगी। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जब भी वर्क डन पॉजिटिव हो, इसका मतलब है कि वर्क डन सिस्टम पे हुआ है सराउंडिंग के द्वारा। या ऐसा कहें, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज एंड हियर कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखिए। सेकंड कंडीशन जस्ट फर्स्ट कंडीशन का रिवर्स हो जाएगा। कैसे, व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी इस बार वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम खुद कर रहा है। किस पे कर रहा है, सराउंडिंग पे कर रहा है। व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं, बिकॉज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज एंड एक्सपेंशन अकर्स। जब वर्क डन किया जाएगा सिस्टम के द्वारा, किस पे किया जाएगा, सराउंडिंग पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क बोलेंगे, बिकॉज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज एंड एक्सपेंशन अकर्स। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और एक्सपेंशन होता है। ठीक है। अब देखिए, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीजिंग वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि V1 क्या है, कम है, V2 आपके पास ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, V2 ज़्यादा है, V1 कम है। दिस इज द कंडीशन फॉर एक्सपेंशन। वर्क का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो W क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल। अब क्योंकि V2 ज़्यादा है V1 से, तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो जब भी सिस्टम खुद वर्क करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, वो वर्क डन नेगेटिव होगा और उस कंडीशन में एक्सपेंशन होगा। राइट। अब आगे देखिए, नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है जीरो वर्क की। पॉजिटिव वर्क की बात कर ली हमने, नेगेटिव वर्क की बात कर ली। अब हम बात करते हैं जीरो वर्क कब होता है। तो ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, सो द वर्क डन इज जीरो। जब गैस का फ्री एक्सपेंशन होता है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस कहाँ होता है, वैक्यूम के अंदर। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब गैस का फ्री एक्सपेंशन होगा, तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस के दौरान एक्सटर्नल प्रेशर कुछ है ही नहीं, बाहर से प्रेशर लग ही नहीं रहा है, वो जीरो है, इसलिए वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो हो गया, बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर लग ही नहीं रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो वर्क डन कब होगा, जब गैस का एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन हो या वैक्यूम एक्सपेंशन हो, वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, इसलिए वर्क डन भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके। अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे जहाँ पे वर्क डन जीरो हो सकता है। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो अगर पी एक्सटर्नल जीरो है तो भी वर्क डन जीरो आएगा, लेकिन अगर डेल्टा वी भी जीरो है तो भी वर्क डन जीरो आएगा। तो जो सेकंड कंडीशन हमारी है उसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज और रिमेन्स कांस्टेंट देन द वर्क डन इज जीरो। यानी फर्स्ट कंडीशन तो हमने बात कर ली, जब पी एक्सटर्नल जीरो होता है तो वर्क डन जीरो होगा। सेकंड कंडीशन हम कह रहे हैं कि जब सिस्टम का वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है, जब सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, डेल्टा वी जीरो है, तो भी वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम क्या बोल देंगे, डेल्टा वी जीरो, देयरफॉर वर्क डन इज जीरो। ओके। अब आगे हम बात करते हैं नाइन्थ बेसिक टर्म की, जो कि है हीट। अब हीट भी एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफर का तरीका है, लेकिन इस बार टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व है। वर्क भी हीट के जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र का तरीका है, बट वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो डेफिनेटली हीट के फॉर्म में होगा। हीट को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से। तो क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से, it is the mode of transfer of energy to and fro from the system due to temperature difference in the system। अब सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है या सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, वैसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगा सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर। और वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में।
तो क्या कहा गया कि हीट एक एनर्जी ट्रांसफर का तरीका है सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर। और वो क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अब हीट कैसे फ्लो करती है तो आपने प्रीवियस क्लासेस में साइंस के अंदर आराम से पढ़ रखा है, इजीली आपको याद भी होगा कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि हर बार हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या हर बार हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आएगी। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, चाहे वो सिस्टम से सराउंडिंग हो या सराउंडिंग से सिस्टम हो। हीट का फ्लो होने का डायरेक्शन क्या है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब जैसे वर्क का आपने साइन कन्वेंशन देखा था, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, वैसे ही हीट का भी पॉजिटिव हीट होती है, नेगेटिव हीट होती है। क्यू की वैल्यू प्लस में भी आती है, क्यू की वैल्यू माइनस में भी आती है। तो हीट का साइन कन्वेंशन क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट देखिए, फर्स्ट क्या है? व्हेन द हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो हीट ट्रांसफर कहाँ से हुआ? सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। और हम क्या कहते हैं? हीट इज टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से हीट ली जा रही है और सराउंडिंग को दी जा रही है, दोनों का मीनिंग सेम है। हीट रिलीज बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम खुद हीट रिलीज कर रहा है, और हीट इज टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम मतलब सराउंडिंग हीट ले रहा है सिस्टम से। दोनों ही कंडीशन में सिस्टम से हीट निकल रही है, सिस्टम की हीट कम हो रही है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? नेगेटिव कहा जाएगा। बिकॉज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, Q इज नेगेटिव। और जब हीट रिलीज होती है तो प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम क्या कह देंगे कि जब हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से तो उसको नेगेटिव साइन कहा जाएगा, Q नेगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इस कंडीशन में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। दूसरी बात, जब हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम के द्वारा, सिस्टम हीट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, या ऐसा कहते हैं हीट इज गिवन टू द सिस्टम। देखो, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिस्टम खुद कर रहा है, और हीट अगर दी जा रही है तो सिस्टम को हीट दी जा रही है। दोनों ही कंडीशन में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए उस हीट को क्या कहेंगे? पॉजिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ रही है। क्यों क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सिस्टम तो उसको क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। इज इट क्लियर? तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस Q इज नेगेटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस Q इज पॉजिटिव। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क एंड हीट। वर्क और हीट की यूनिट्स क्या क्या हैं? दोनों की यूनिट सेम होती हैं, जैसे लीटर एटमॉस्फेयर, जूल, कैलोरी, अर्ग, ये सारी क्या है? वर्क और हीट की यूनिट्स हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज यूनिट है वो है जूल। तो हम क्या करते हैं, जूल का बाकी सब के साथ क्या रिलेशन है, हीट की यूनिट्स के साथ, वर्क की यूनिट्स के साथ, उनको एक बार देख लेते हैं। तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना होता है? 101.3 जूल। 1 कैलोरी कितना होता है? 4.18 और 4.2 जूल। 1 अर्ग कितना होता है? 10⁻⁻7 जूल। तो हमने क्या किया, तीनों हीट को जो यूनिट्स हैं उनको जूल से रिलेट कर लिया। 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना होता है? इट इज इक्वल टू 101.3 जूल। 1 कैलोरी कितना होता है? 4.18, जिसको अपन राउंड फिगर में 4.2 जूल लिख देते हैं। और 1 अर्ग कितना होता है? 10⁻⁻7 जूल। अब जो वर्क और हीट की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, उनमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो सबसे बड़ी यूनिट है 1 लीटर एटमॉस्फेयर। उससे छोटी यूनिट कौन सी है? 1 कैलोरी। उससे छोटी यूनिट कौन सी है? 1 जूल। और 1 अर्ग सबसे छोटी यूनिट है। तो वर्क और हीट की सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? अर्ग। और सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई? लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट जो 10th हमारा बेसिक टर्म है उसका नाम है इंटरनल एनर्जी। इसको ई से भी लिखते हैं, इसको यू से भी लिखते हैं। क्या होता है देखो, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का मतलब है सिस्टम में जितनी भी टाइप की एनर्जी प्रेजेंट हैं उन सब का सम। उसको एक ब्रॉडर सेंस में क्या नाम दे दिया? इंटरनल एनर्जी। तो हम क्या कह देंगे, द सम ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है? सिस्टम के अंदर जितनी भी टाइप की एनर्जी प्रेजेंट है उनका सम। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ई क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्लस और भी जो टाइप की एनर्जी हैं उन सब का सम किसके इक्वल होगा? इंटरनल एनर्जी के।
ये क्या होता है? इट इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने पढ़ रखा है स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, ना कि पाथ फॉलोड बाय द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी अगर क्वांटिटी बढ़ेगी, अमाउंट बढ़ेगा, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है। और स्टेट फंक्शन का एक मतलब ये भी होता है, सो इट्स एग्जैक्ट वैल्यू कांट बी डिटरमाइंड व्हाइल द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी इजीली डिटरमाइंड। कोई भी स्टेट फंक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जबकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं चेंज? तो चेंज का फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू समीशन ई फाइनल माइनस समीशन ई इनिशियल। टोटल फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी आई, टोटल इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी थी, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? डेल्टा ई, विच इज नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज। ओके, अब देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब हुआ कि ई फाइनल ई इनिशियल से ज़्यादा भी हो सकता है, ई फाइनल ई इनिशियल से कम भी हो सकता है, और ई फाइनल ई इनिशियल के इक्वल भी हो सकता है। तो इसका मतलब डेल्टा ई की हमारे पास तीन वैल्यू आ सकती हैं। डेल्टा ई कैन बी पॉजिटिव, डेल्टा ई कैन बी नेगेटिव, और डेल्टा ई कैन बी ज़ीरो। पहली कंडीशन देखिए, इफ़ ई फाइनल इज़ ग्रेटर देन ई इनिशियल, यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी ज़्यादा आ गई, इनिशियल इंटरनल एनर्जी कम थी, तो इसका मतलब है डेल्टा ई क्या आएगा? पॉजिटिव, और डेल्टा ई मोर देन जीरो। तो हम क्या कह देंगे? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सेकेंड कंडीशन देखिए, अगर ई फाइनल ई इनिशियल से कम है तो डेल्टा ई क्या आएगा? नेगेटिव, और डेल्टा ई लेस देन जीरो। ई फाइनल इज लेस देन ई इनिशियल, then delta E is negative और delta is less than zero, that means internal energy of the system decreases। यानी कि E final जब E initial से कम होगा, delta E नेगेटिव आएगा या less than zero होगा, इसका मतलब है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। थर्ड कंडीशन, इफ ई फाइनल और ई इनिशियल इक्वल हैं, जितनी इंटरनल एनर्जी पहले थी अभी भी इंटरनल एनर्जी उतनी है, तो डेल्टा ई क्या आएगा? जीरो। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी कम होगी। So if delta T is more than zero, so delta E is also more than zero. Internal energy of system having idle gas increases. If delta T is less than zero, so delta E is less than zero. That means internal energy of the system having idle gas decreases. क्योंकि idle gas के लिए internal energy केवल temperature पे ही depend करती है। ठीक है। अब आगे देखिए, तो इसी तरह से थर्ड वाला पॉइंट हम क्या कह देंगे? इफ डेल्टा टी जीरो, सो डेल्टा ई जीरो। यानी अगर डेल्टा टी जीरो है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या आएगा? जीरो। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हैविंग आइडल गैस ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा ई भी जीरो आएगा। अब एक बात देखिए, इन अ साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, सिस्टम घूम फिर के वापस वहीं आ जाता है। तो जब घूम फिर के वापस वहीं आ गया तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम आ गई, तो डेल्टा ई क्या आएगा? जीरो। तो इन अ साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, डेल्टा ई जीरो आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल इंटरनल एनर्जी की बात नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में चाहे कोई भी स्टेट फंक्शन हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे एंट्रोपी हो, चाहे एंथैल्पी हो, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी हो, चाहे कोई भी स्टेट फंक्शन हो, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं स्पेशल नोट में? ऑल द स्टेट फंक्शंस रिमेन्स कांस्टेंट इन अ साइक्लिक प्रोसेस। किसी साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 11, वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। हम अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम सिस्टम में जो चेंज ला रहे हैं वो कैसे ला रहे हैं, वो कौन सी कंडीशंस पे ला रहे हैं, वो सब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के अंदर बात करेंगे। सबसे पहला है ए, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए ध्यान से, नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम,
थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, तो हम क्या बोल देंगे, इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। देयरफॉर टी इज कांस्टेंट, सो डेल्टा टी जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, इसलिए डेल्टा टी क्या आएगा, जीरो। अभी हमने ऊपर इंटरनल एनर्जी में बात की कि अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा ई भी जीरो आएगा, टी कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट आएगी। सो इन दिस प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट एज इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। इन भाई जब आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देयरफॉर E इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो डेल्टा E इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या कह देंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो, इसलिए ई भी कांस्टेंट है, डेल्टा ई जीरो। अब ये तो हो गया कांस्टेंट रहने वाली चीज़ें। इसमें चेंज क्या क्या होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, हीट चेंज होता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम क्या कह देंगे, इन आइसोथर्मल प्रोसेस प्रेशर, वॉल्यूम एंड हीट चेंज अकर्स। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट जो बी प्रोसेस है वो है आइसोबारिक प्रोसेस। नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसो का मतलब सेम, बार जो यूनिट है वो प्रेशर की, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर सेम रहता है उसको आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। तो हम क्या कह देंगे, इन दिस प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, पी कांस्टेंट रहता है, डेल्टा पी जीरो होता है, उसको आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। अब प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, तो चेंज क्या होता है, तो इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम, हीट एंड टेम्परेचर चेंज अकर्स। तो आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहने वाला टर्म प्रेशर है, जबकि चेंज क्या क्या हो सकते हैं, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, हीट चेंज हो सकता है, और टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। सी है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या होगा, इन दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस बार क्या होगा, सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोरिक जो वर्ड है वो है वॉल्यूम से रिलेटेड, आइसो का मतलब है सेम। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम सेम रहता है उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा वी जीरो रहेगा। सो इन दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो है, तो सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या आएगा, जीरो। सिंस डेल्टा वी जीरो, सो डब्ल्यू इज ऑल्सो जीरो। तो वी तो कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी जीरो आया। डेल्टा वी जीरो होने से डब्ल्यू भी क्या आ गया, जीरो आ गया, राइट। अब आगे देखिए फोर्थ है डी, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये नाम से समझ में नहीं आएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट चेंज नहीं होता है, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, वो कहलाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हम क्या कहेंगे, इन दिस प्रोसेस देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है उसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ क्यू क्या आएगा, जीरो, कुछ भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, हीट बिल्कुल भी एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई, जिसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। अभी मैंने आपको बताया साइक्लिक प्रोसेस वो होता है वो जो जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस लौट के अलग अलग स्टेट से होता हुआ वहीं आ जाएगा। जैसे देखिए ए से कोई सिस्टम स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए से वो बी तक गया, फिर सी पॉइंट तक गया, फिर डी तक गया, फिर वापस लौट के ए आ गया। यानी ए ही इसका सिस्टम का इनिशियल स्टेट था और ए ही इसका फाइनल स्टेट है। तो जहाँ इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है, सिस्टम घूम फिर के वापस वहीं आ जाता है, उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इट इज द प्रोसेस इन विच द सिस्टम passes फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स एंड अगेन कम बैक टू द इनिशियल स्टेट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम अलग अलग स्टेट से पास होता है और लौट कर वापस इनिशियल स्टेट में आ जाता है, उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑल द स्टेट फंक्शंस रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रोसेस में क्या होगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्पेशल नोट में बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस में सभी स्टेट फंक्शंस क्या रहते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम आती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट की वैल्यू सेम हो जाती है, राइट। अब आगे देखिए,
अब जो लास्ट कैटेगरी है हमारे पास प्रोसेसेस की, वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, तो हम टेबल बना के, कॉलम बना के बात करते हैं डिफरेंस के साथ साथ। रिवर्सिबल में क्या होता है और इरिवर्सिबल में क्या होता है। पहले तो देखिए, रिवर्सिबल नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। दोनों डायरेक्शन कौन सी? फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। और एक ऐसा प्रोसेस जो केवल एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है, वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में क्यों जा सकता है? क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने में या किसी भी डायरेक्शन में जाने में दो तरह के फोर्स होते हैं। एक है जो फोर्स उस प्रोसेस को आगे लेके जाता है, उसको ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। और एक होता है जिसको अपोजिंग फोर्स कहते हैं, जो उस काम को अपोज करेगा। तो ड्राइविंग फोर्स उस प्रोसेस को आगे लेके जाएगा, अपोजिंग फोर्स उसको रोकेगा। तो अगर ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से स्लाइटली ग्रेटर हो, तो ऐसा होगा कि कभी स्लाइटली ग्रेटर होने की वजह से सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता है। लेकिन अगर ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से हाईली ग्रेटर हुआ, तो फिर सिस्टम फिर एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की कोई संभावना नहीं होगी। तो हम ये कह दें कि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जहां पे ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिस वजह से सिस्टम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकता है किसी भी स्टेप ऑफ द प्रोसेस पे। वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल में क्या होगा? जहां पे ड्राइविंग फोर्स हाईली ग्रेटर है अपोजिंग फोर्स के, और इस तरह से कि सिस्टम केवल एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम क्या कह देंगे? यही बात यहां पे समझाई है हमने, ध्यान से देखिएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इन दिस प्रोसेस द ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ अपोजिंग फोर्स सच दैट द सिस्टम कैन प्रोसीड इन बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन एट एनी स्टेप ऑफ द प्रोसेस। राइट? किसी एक ऐसा प्रोसेस जहां पे ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली ग्रेटर है अपोजिंग फोर्स से, इस तरह से कि सिस्टम कभी भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है किसी भी स्टेप ऑफ द प्रोसेस में, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इरिवर्सिबल में क्या हो जाएगा? इन दिस प्रोसेस द ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ अपोजिंग फोर्स सच दैट द सिस्टम कैन प्रोसीड ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन दिस प्रोसेस यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स है वो हाईली ग्रेटर है अपोजिंग फोर्स से, और इस तरह से कि सिस्टम केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है, वो भी कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये पहला बेसिक डेफिनेशन के साथ दोनों को हमने समझ लिया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को। ओके, अब आगे देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ए फॉरवर्ड बैकवर्ड बी, यानी रिवर्सिबल का साइन जहां फॉरवर्ड में भी जा रहा है और बैकवर्ड में भी जा रहा है, जबकि इरिवर्सिबल का साइन क्या होगा? ए फॉरवर्ड बी, यानी केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम प्रोसीड कर सकता है। रिवर्सिबल की दूसरी खास बात क्या है? इट अकर्स इन वेरियस स्मॉल स्टेप्स। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में होता है, जबकि इरिवर्सिबल की खास बात क्या है? इट अकर्स इन अ सिंगल स्टेप, ये केवल एक ही स्टेप में होता है। राइट? रिवर्सिबल की एक खास बात और क्या है? इट कंप्लीट्स इन अ वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो बहुत ही लंबे समय होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कंप्लीट होने में, जबकि इरिवर्सिबल में क्या है? इट कंप्लीट्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। इरिवर्सिबल क्या है? वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो जाता है। राइट? अब आगे देखिए, अब एक है हमारे पास कॉमन पॉइंट कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में अगर हम वर्क डन की बात करें तो क्या होगा? तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, तो उसमें वर्क डन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और जब वर्क डन ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली हीट एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगी। तो हम क्या कहेंगे? कॉमन पॉइंट क्या है? द वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर देन दैट ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, while the heat absorbed in a reversible process is more than that of irreversible process। ठीक है, जो वर्क डन होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में वो इरिवर्सिबल से ज़्यादा होगा, जबकि जो हीट एब्जॉर्ब्ड होगी वो रिवर्सिबल प्रोसेस में इरिवर्सिबल से ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा
कि इस वीडियो लेक्चर में हमने सारे बेसिक टर्म्स जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमें पढ़ने थे सब हमने देख लिए। सबसे पहले हमने बात की सिस्टम के बारे में, फिर हमने बात की सराउंडिंग के बारे में, फिर हमने बात की बाउंड्री के बारे में, फिर हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम को पढ़ा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को पढ़ा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर हमने स्टेट ऑफ सिस्टम को पढ़ा फिर हमने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन को पढ़ा। फिर हमने वर्क को समझा, उसकी साइन कन्वेंशन को देखा, उसका फॉर्मूला देखा, उसकी यूनिट्स देखी। फिर हमने हीट को समझा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसका साइन कन्वेंशन देखा। फिर हमने इंटरनल एनर्जी की बात की, इंटरनल एनर्जी के यूनिट्स को समझा, इंटरनल एनर्जी के टाइप्स को समझा, उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। फिर हमने उसके बाद वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात की, जहाँ पे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की। अगर कोई भी बात यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स को, बाकी सबको, जो क्लासमेट्स हैं उनको भी शेयर करें। और इस तरह के सारे 11th क्लास के चैप्टर्स के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विज़िट करें और जाके वहाँ पे सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस अच्छे से देखें और पूरी सिस्टमेटिक 11th क्लास की केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ें। ताकि, और इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हम आप जो टॉपिक रिकमेंड करेंगे उस पर भी एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और इस वीडियो में भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम आपके डाउट्स वहीं पे क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।